अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप ईमान की बेहतरीन हालत में से होंगे। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका पहला टॉपिक है होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन आपको क्वेश्चन को देखने से पहले आपको समझ आ जाना चाहिए कि हो सकता है कि वो आपको मेंशन ही ना करे कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है या कौन सी इक्वेशन है। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देख के अंदाज़ा लगा लेना कि ये कौन सी जो है ना वो किस टाइप का क्वेश्चन है, कौन सी इक्वेशन पूछी गई है। अब होमोजीनियस इक्वेशन का जो होता है ना क्राइटेरिया, उसमें क्या होता है कि इक्वल्स टू ज़ीरो लिखा होता है। ठीक है, राइट साइड पे ज़ीरो होगा, राइट या लेफ्ट कोई भी एक साइड उसकी ना ज़ीरो होगी। जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होती है ना, उसकी मतलब कोई भी साइड पे ज़ीरो नहीं होता, उसकी साइड पे दूसरी साइड पे वैल्यूज़ होंगी। तो इससे आपने अंदाज़ा लगा लेना है कि कौन सा क्वेश्चन है, उसको किस तरह से लेके चलना है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि डी की वैल्यूज़ निकालनी है, सिर्फ डी की वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, अब आपने क्या किया, देखो कि सिंपली आपने ये क्वेश्चन नंबर जैसे 1 है, तो आपने क्या किया, डी का स्क्वायर था माइनस डी था और फिर था, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है ना। तो आपने क्या किया, इसको या तो फैक्टराइजेशन कर लेना है या आपने इसको जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो अप्लाई कर लेना है। हमने यहाँ पे फैक्टराइजेशन की है। फैक्टराइजेशन आप लोगों को पता ही है कि 9 को मल्टीप्लाई करते हैं पहले 4 के साथ, फिर जो भी आंसर आता है उसको फिर हम जो है ना को फैक्टर बनाते हैं और फिर उनको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डी की दो वैल्यूज़ आ गई, निकल आई डी की दो वैल्यूज़ निकल आई। अब इसको ना लिखने का मेथड होता है, वो मेथड जो है ना बस हमने देखना है तो हमें समझ आ जाएगी। अब मैंने जो है ना वो मार्कर ले लिया। अब देखो ये डी, ये हमारे पास दो वैल्यूज़ निकल आई है ना। अब हमने इसको लिखना क्या है, ये जो हमने निकाला ना इसको वाई सी कहते हैं, जो हमने डी की वैल्यूज़ से निकाला है। ठीक है, अब देखो हमने कैसे लिखना है। अब इसको जो है ना, ये हमारे पास दो वैल्यूज़ निकली है ना, 2 2 3 और 2 3। आपने क्या करना है, इन दोनों को, एक तो सबसे पहले आपने कॉन्स्टेंट लेना है। ठीक है, फिर आपने लिखना है ई, दो वैल्यूज़ है ना तो एक और कांस्टेंट ले लो, उस पर भी लिख दो, इस तरह का ले लिया। अब दरमियान में कोई भी अलामत नहीं है, प्लस माइनस की तो प्लस ही ले लो सिंपली। अब आपने कहना जो भी आपका आंसर निकला है ना, आपने उसको ई की पावर में ले देना है। ठीक है, इसी तरह ई की पावर में ले देना और साथ आपने लगा देना है एक्स। ठीक है, एक्स लगा देने। तो ये इस तरह आपने जो है ना वो इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट हम जब करते हैं ना क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें भी देखिए पता चलेगा किस तरह से हमने जो है ना काम किया। अब ये देखें कि यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, उसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसमें हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लिया। ठीक है, हमारी वो फार्मूला क्या होता है, माइनस बी स्केयर प्लस माइनस बी माइनस 4ac ओवर 2a, यही होता है। बस ये स्केयर यहाँ पे नहीं होता, ये स्केयर यहाँ पे होता है। ठीक है, बाकी जो है ना वो यही सेम फार्मूला है। डन हो गया। इस फार्मूले के मुताबिक हमने वैल्यूज़ जो है निकालनी और पुट की। ठीक है, वैल्यूज़ किस तरह से होती है, जो पहली वैल्यू होती है वो ए की होती है, दूसरी बी की होती है, तीसरी जो है ना वो हमारे पास कांस्टेंट होती है, वो सी की वैल्यू होती है। इस तरह हमने वैल्यूज़ को जो है ना पुट किया, हमारे पास आंसर आ गया कुछ इस तरह की फॉर्म में। हमने तो सीखा है ना, जो पहले सीधा सीधा आंसर आ जाए उसको आपने इस फॉर्म में लिख देना है। काम सारा सिर्फ इसमें यही है, आपने आंसर किस तरीके से लिखना है। अगर आंसर लिखने का तरीका आपको आ गया, आप समझे आपको क्वेश्चन के नंबर पक्के। ठीक है, अब ये हमने क्या किया है, देखो हमारे पास आया आंसर -1 3 प्लस माइनस अयोटा, एक मतलब अमाउंट के साथ हमारे पास क्या आ गया, अयोटा वाला आ गया, और एक अमाउंट हमारे पास जो है ना वो वैसे सिंपल आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो सिंपल वाला मेथड है ना उसको देखते हैं। उसके साथ हम उसके लिए हमने क्या सोचा हुआ था, ई उसके साथ में ये माइनस भी है ना, उसकी पावर में -1/3, सारा कांस्टेंट आ गया, साथ हमने एक्स लिख दिया। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यूज़ कितनी आ गई है, नेक्स्ट हमारे पास वैल्यूज़ कितनी है, दो है, प्लस माइनस है ना, एक है अयोटा प्लस √11/15 और एक है माइनस अयोटा √11/15। तो हम उनके लिए क्या करेंगे, इसके साथ एक और ब्रैकेट शुरू कर लेंगे। ठीक है, कांस्टेंट लिखेंगे सबसे पहले C1। अब जब भी अयोटा आ जाता है ना तो आपने उसको कॉज में कन्वर्ट कर देना है, कॉज में। ठीक है, एक दफ़ा कॉज में लिखेंगे, एक दफ़ा साइन में लिखेंगे। ठीक है, एक दफ़ा हम क्या लिखेंगे, कॉज, एंगल इसका कौन सा लिखेंगे, जो हमारे पास हमारी वैल्यू निकली होगी ना, हमने वो उसका एंगल लिखना है। तो हमारे पास वैल्यू क्या निकली थी, 11/15 और साथ एक्स। इसी तरह प्लस कांस्टेंट 2 और साइन एंगल 11/15 और एक्स। ठीक हो गया, तो ये इस तरह जो है ना हमने अपना आंसर लिखना है। तो इस तरह सिंपली जो है ना हमने अपना आंसर निकाला है। सबसे पहले बस आपने इतनी सी बात है कि जो जिसके साथ कोई भी योटा वाला नहीं है तो उसके साथ आपने ई ले लेना है और उसकी पावर में उसको लिख देना है।
ठीक है, इस तरह करके। ये तो हमें पता चल गया ना। अब उसके साथ था कि नेक्स्ट था हमारे पास, एक तो प्लस माइनस था और उसके आगे क्या था, अयोटा था। तो प्लस माइनस अयोटा 2 के लिए हमने करना था, एक तो कांस्टेंट 1 लें आप, एक आप कांस्टेंट 2 लें। अगर साइन का नहीं देखना, साइन सिर्फ प्लस ही लगाना है आप लोगों ने। एक दफ़ा आपने कॉज ले लेना है, ठीक है, कॉज केला कॉज। एक दफ़ा आपने साइन ले लेना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे भला कि कॉज और एंगल कौन सा लिखना है इसके साथ, जो हमारा निकला हुआ एंगल, ठीक है। तो हम लिखेंगे √11/15, ठीक है, और साथ एक्स लगा देंगे। एक्स लगाना भूलना नहीं है। इसी तरह यहाँ पे साइन लगाएंगे और वही एंगल और वही एक्स लगाना है। तो ये हमारे पास इस तरह से करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बस सिंपली आपको आंसर लिखने का ये बस यही 2 मेथड हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब ये देखो, जैसे कि अब ये वाला क्वेश्चन है, अब इसका आंसर क्या निकला था, 1 2 3 -1 2 3 निकला था। इसमें ना योटा था, इसमें हम सिंपली क्या करेंगे, ई की पावर में क्या लिख देंगे, एक तो क्या आ जाएगा 1 एक्स आ जाएगा, ठीक है, और साथ कांस्टेंट 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस नेक्स्ट की वैल्यू क्या है, 2 है, तो ई की पावर कितनी आ जाएगी, 2 एक्स आ जाएगा, ठीक है। और फिर साथ हम क्या कर देंगे, और साथ हम इसके कांस्टेंट लगा देंगे, ठीक है, C2। अब नेक्स्ट थर्ड वैल्यू ना, तो उसके लिए C3 कांस्टेंट लगाएंगे, फिर ई लिखाएंगे और जो भी वैल्यू होगी वो उसकी पावर में साथ 3x लगा देंगे, बस, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन का स्टार्ट एक तरीके से था कि हमारे पास डी की वैल्यू कितनी थी, डी की वैल्यू आ रही थी हमारे पास 2। एक तो आई थी हमारे पास डी की वैल्यू 2 वाली पावर में आ रही थी, जिसको हम क्वाड्रेटिक से और इसके अलावा फैक्टराइजेशन करके इसको सॉल्व कर सकते थे। दूसरी अब 3 की वैल्यू आ रही है, डी की वैल्यू आ रही है 3, ठीक है, 3 आ रही है। तो उसको आपने किस तरह से सॉल्व करना है, उसके लिए हम सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन किस तरह से होती है कि आपने इसके जो जितने भी कॉन्स्टेंट्स होते हैं, इसके कॉफिशेंट्स होते हैं, वो लिख लेने होते हैं। डी को छोड़ के, मतलब जो वेरिएबल्स को छोड़ के जो कॉन्स्टेंट आपके पास बचते हैं ना, आपने वो लिख लेने होते हैं, साइन उनके साथ, ठीक है। 1 -4 1 और 6 लिख लिया। अब हमने इस पर ना ट्राई करना होता है, ठीक है। -1 को लेके 1 को लेके, अगर नहीं ये दोनों नहीं आ रहे तो फिर -2 को लेके, फिर 2 को लेके हम इसको चेक करते हैं। चेक किस तरह से करते हैं, इस तरह हम लाइन लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट्स सपोज -1 से चेक करें, ये वाला 1 जो है ना वैसे नीचे उतर आया, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इस -1 को इसके साथ करते हैं मल्टीप्लाई, और जो आंसर आता है ना उसको इधर लिखते हैं, ठीक है। देन अब आ गया, अब इन दोनों को देखो, -4, अब इनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी हो रही होगी उसको करेंगे। -4 -1 कितना होता है, -5 होता है, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि इसको -1 को मल्टीप्लाई कराना है -5 के साथ, और जो भी अमाउंट आएगी वो आपने यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। तो -1 को -5 के साथ करवाया तो 5 आया, तो हमने यहाँ पे इसको लिख दिया। उसके बाद इन दोनों का जो भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी हो रहा है वो कर दो, तो ये 1 + 5 कितना होता है, 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने करना है -1 को मल्टीप्लाई करवाना है इसी 6 के साथ, और जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो हमारे पास -1 को 6 से मल्टीप्लाई करवाने से -6 आया। तो अब देखो 6 और 6 का एडिशन करवाया तो 0 है। आपको कब पता चलेगा कि आपकी सिंथेटिक डिवीजन ख़त्म हो गई है, तो जब आपका यहाँ पे 0 आ जाएगा ना, तब आपकी ख़त्म हो गई है। अगर यहाँ तक 0 नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब है कि आपको अपना कोफिशिएंट चेंज करना पड़ेगा जो आपने लेट किया था। जैसे अब यहाँ पे -1 था तो हमें 1 करना पड़ेगा। अगर नहीं 1 से भी नहीं आ रहा, -1 से भी नहीं आ रहा, तो फिर -2 पे चेक करेंगे, 2 पे चेक करेंगे, इस तरह, ठीक है, सो ऑन। तो इस तरह से जो है ना हमारी, अब ये जो हमारी इक्वेशन आई है, ये वाली नेक्स्ट वाली जो इक्वेशन आई है, क्या इक्वेशन आई है, 1 -5 6। तो अब हमने इसको किस तरह से लिखना है, d², ये 1d², ठीक है, -5d + 6 = 0, ठीक है। तो ये इस तरह हमने इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन 2 की फॉर्म में आ गई है ना। हमने मतलब इसको कह लें कि मिनिमाइज़ करवा दिया, 3 को कन्वर्ट करवा लिया 2 में। अब हमने क्या करना है, इसको आप क्वाड्रेटिक से आगे हल करें, इसको फैक्टराइजेशन से हल करें जैसे हम पहले करते थे, और वैसे आपने इसको सॉल्व करके डी की वैल्यू निकाल के आंसर निकाल देना है, ठीक है। ये इसी तरह के क्वेश्चन है सारे। इसमें एक और मॉडिफिकेशन ये है कि वो हो सकता नहीं बल्कि होगा कि वो आपको ना कुछ इस तरह के क्वेश्चन दे, साथ में ना वैल्यूज़ गिवन कर दे। अभी इधर ये नेक्स्ट चलेगी, ये मेथड की बुक है, और मेथड की बुक में से चैप्टर 10.1 है, ठीक है, एक्सरसाइज 10.5 है। अब देखो ये वाली वैल्यू, इसको भी छोड़ो, थोड़ा आसान सवाल लेते हैं। कैसे, ये लगा लो। देखो अब इसमें क्या है कि इसमें उन्होंने 7 वैल्यूज़ गिवन दी हुई हैं,
ये वाली वैल्यूज़ गिवन दी हुई हैं। अब इसका क्या मतलब है, क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही देख के घबरा नहीं जाना, जैसे आप लेके चलते हो क्वेश्चन को आपने बिल्कुल वैसे इसको लेके चलना है। हमने क्या किया, यहाँ पे कंपेयर कोफिशिएंट किए और वैल्यूज़ निकालनी, डी की वैल्यूज़ निकालनी, उसके बाद हमने अपना आंसर निकाल लिया, जैसे हम आंसर निकालते निकल आया। अब आपने क्या करना है कि एक एक दफ़ा जो है ना बस इस वैल्यू को अंदर अप्लाई करना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमने क्या किया कि ना किधर है कि ये वाली जो इक्वेशन है, इस पहली इक्वेशन को ना हमने उठा लेना है, ठीक है। इस पहली इक्वेशन को y नॉट इक्वल्स टू 0। अब इसका मतलब क्या है, y नॉट इक्वल्स टू 2, इसका मतलब है कि जो y की वैल्यू है वो तो 2 है और जो x की वैल्यू है ना इधर वो क्या है, 0 है, ठीक है। ये समझना है इस बात को, ये क्या है, ये इक्वेशन है ना जो पहली वाली दी हुई है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जो y की वैल्यू है वो तो 2 है, सीधा सीधा पता चल रहा है। जो x है ना वो एट दैट पॉइंट जो है ना वो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपकी जो ये वाली इक्वेशन है ना, इक्वेशन नंबर 2, आपने उसमें पुट करना है, ठीक है। आप जब इधर 0 पुट कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा ना, और सिर्फ क्या बचेगा आपके पास, C1 बचेगा अकेला, ठीक है। और y की जगह पे आप क्या कर दोगे, 2 पुट कर दोगे, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, y1 की C1 की वैल्यू आ जाएगी 2। इसी तरह आप जो है ना नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट इस वाली के साथ। इसका क्या मतलब है कि y की वैल्यू तो -3 है और x की वैल्यू क्या है, हमारे पास 0 है। तो हम इसी तरह इसी है जो हमारी इक्वेशन, जो हमने आंसर वाली इक्वेशन y(c) निकाली होगी ना, उसी में पुट करेंगे और उधर से हमारे पास वैल्यू आ गई y2 = 3। फिर आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि अपनी जो इक्वेशन जिसमें जो हमने आंसर वाली इक्वेशन बनाई है y(c) की जो मतलब निकाली है, उसमें आपने इनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। वैल्यूज़ किस तरह से पुट करोगे आप, सिंपल, ये इक्वेशन है ना इसी को ही लेके बस घुमाई जाना है, ठीक है। इसमें हमने जो वैल्यूज़ निकालनी है ये वाली और ये वाली, ये यहाँ C1 की जगह पे 2 आ जाएगा और C2 की जगह पे 3 आ जाएगा। इसी तरह आपने जो है ना इसको सॉल्व करके हमारे आंसर दिखा देना, बस ये था। इसमें था कि वैल्यूज़ गिवन होती हैं तो घबराना नहीं है, ठीक है। तो बस ये सिंपली ये काम था। हमने क्या करना है, बस जो इक्वेशन दी हुई है उस उधर से वैल्यूज़ निकाल के, जो इक्वेशन हमने अपनी सोल्यूशन अपनी इक्वेशन निकाली हुई है ना y(c) की, उसमें बस पुट करती जाना है। तो ये एक्सरसाइज सारी ही इसी तरह की है और ये कौन सी एक्सरसाइज है, होमोजीनियस इक्वेशन।